सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक मशहूर कॉल है कि किसी को इज़्ज़त मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उस इज़्ज़त को बरकरार रखना ये बड़ी बात है, ये बड़ा काम है या असल काम कह रहे हैं। अब इसी तरह किसी को कोई इख्तियार मिल जाए तो फिर इख्तियार पाने वाले शख्स का इम्तिहान होता है कि चाहे वो अपने इख्तियारात से अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए या फिर दूसरों को इसका फ़ायदा पहुँचाए। जो शख्स किसी जगह पर स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाए ना, तो फिर दो सूरतें होती हैं। अब ज़रा सुनिएगा वो क्या, या वो दूसरों को सबक देता है या फिर दूसरों के लिए सबक बन जाता है। और ये जो बादशाहत होती है ना, ये खुदा की देन होती है, लेकिन बादशाहत पाने वाले शख्स पर इस बात का इन्हिसार होता है कि वो कुदरत की तरफ से अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे करता है। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रा। उस कहानी में जो बादशाह है ना, वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस बादशाह को खौफ खुदा था, इसलिए उसने दौलत के अंबार से मेटने के बजाय उस दौलत को अवाम की फलाह के लिए खर्च किया। कहानी कुछ यूँ है कि एक शहज़ादा अपने बाप के मरने के बाद तख्त पर बैठा और बादशाह बन गया, तो उसने ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए। यानी जो शख्स भी सवाली बनकर आता, नया बादशाह उसकी ज़रूरत के मुताबिक सवाली की इमदाद कर देता। अब नए बादशाह का ये जो रवैया था ना, वज़ीर ने देखा और एक दिन वज़ीर ने मुनासिब मौका देखा, बादशाह से खैर ख्वाही जताने के अंदाज में कहा कि बादशाह सलामत, आपसे पहले गुजरने वाले बादशाहों ने ये ख़जाना बहुत तवज्जो से और बहुत दानिशमंदी से जमा किया, इसे यूँ लुटा देना मुनासिब नहीं लगता। बादशाह को किसी वक्त भी ख़तरात से गाफिल नहीं होना चाहिए और आइंदा भी ख़तरात पेश आ सकते हैं, और उन ख़तरात से निमटने के लिए कुछ जमा करके रखना ज़रूरी है। अगर हुजूर वाला अपना सारा ख़जाना भी तकसीम कर दे तो रियाया के हिस्से में एक एक जो के बराबर आएगा, लेकिन अगर हुजूर अपने मुल्क के लोग जो हैं उनसे एक एक जो के बराबर सोना ले लें, मैंने मतलब देने के बजाय अगर ले लें उनसे, तो आपका ख़जाना भर जाएगा। अब बज़ाहिर ये बात उसने बड़ी खैर ख्वाही के अंदाज में कही, लेकिन नए बादशाह को वज़ीर की जो बात है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर बादशाह ने वज़ीर से कहा कि खुदा ने मुझे अपने फजल से एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया है। मेरा ये काम नहीं है कि माल जमा करने में मसरूफ़ हो जाऊं और बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर दूं। बादशाह का ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया को खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा करे। ख़जाने पर सांप बनकर बैठे रहना बादशाह को ज़ेब नहीं देता। फिर उसने बताया कि कारून भी ख़जानों के बावजूद हलाक हुआ। अब इस हिकायत में ये नुक्ता बयान किया गया है कि सल्तनत और इक़्तिदार को सहारा ख़जानों से नहीं मिलता, लोगों को खुशहाल बनाने से मिलता है। और ये सरासर छोटी सोच है कि ज़्यादा मालदार लोग ज़्यादा इज़्ज़त पाते हैं और माल की कुव्वत से उनका जो इक़्तिदार है वो मुस्तहकम होता है। हकीकत ये है कि सखावत और अदल व इंसाफ के बाइस दिलों में जो मोहब्बत पैदा होती है वो इज़्ज़त को बढ़ाती है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि दौलत वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, लेकिन वक्ती फ़ायदा, टेम्परेरी वक्ती फ़ायदा, लेकिन इंसान का वजूद दुनिया में हमेशा के लिए बरकरार रखने में ये दौलत कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। कारून भी इसी दुनिया में रहता था ना, और अमीर तरीन बादशाह था, लेकिन उसने दौलत जुल्म और जबर से हासिल की थी और कुदरत ने उसको ख़जाने समेत दफन कर दिया। यानी दुनिया की तमाम दौलत भी कारून को बचा नहीं सकी, और वही हुक्मरान कामयाब है जिसका अवाम से गहरा कनेक्शन है, गहरा रब्त है, और वही हुक्मरान सुरखरू भी होगा जिसकी अवाम उसे अपने मसाइल बताने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। यानी अवाम का एतमाद होता है हुक्मरान पर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हुक्मरानी दौलत के बल पर नहीं होती, बल्कि अवाम के दिल जीत कर होती है, अवाम के एतमाद के बल पर कायम रहती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सियासत में आने का फ़ैसला ही आपको याद होगा करप्शन के ख़िलाफ़ जंग करने की वजह से किया, और इमरान खान साहब ने करप्शन के ख़िलाफ़ अपना फॉर्मूला बनाया हुआ था कि ना खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। ये इमरान खान साहब ही वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कुछ खाता है तो फिर कुछ लगाता है वाला जो फार्मूला है ना, इसको मिटाया, बाकायदा मिटाया, और ये पैगाम दिया प्रैक्टिकली कि ना वो खुद खाएंगे और ना अपने वज़ीरों को खाने देंगे और ना ही मुखालिफिन को करप्शन पर बख्शेंगे। अब यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुल्क की बागडोर संभालते ही सादगी का लिबास पहन लिया,
आपको याद होगा, बल्कि मैं याद करवाती हूँ, जब वज़ीर आज़म साहब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और जब वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया था तो उनको ज़बरदस्ती किसी ने वेस्टकोट बनाई। यानी वज़ीर आज़म साहब सादगी का, उनकी सिंप्लिसिटी का आप अंदाज़ा लगाएं, उनकी सादगी का ये आलम आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो तवज्जो है ना वो आवाम को खुश करने पर है, खुश लिबासी पर है ही नहीं। वो कभी भी आवाम के पैसे को अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे। और यही वजह है कि इमरान खान साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपने बैरून मुल्क दौरों पर कम से कम वसाइल का इस्तेमाल किया। अगर चाहते प्राइम मिनिस्टर तो अपनी तिजोरियाँ जो हैं वो दौलत से भर सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाम की फलाह पर तवज्जो देने की कोशिश की। और वज़ीर आज़म साहब को इंतज़ामी मसाइल का सामना भी है, हुकूमती पॉलिसीज़ के समरात आवाम तक नहीं पहुँचे और वज़ीर आज़म इसी कोशिश में है कि गरीब आवाम तक किसी न किसी तरीके से रिलीफ पहुँचाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर आवाम का जो पैसा है अवामी मनसूबों पर ख़र्च भी कर रहे हैं। इसीलिए आज उन्होंने कराची में बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, कुछ मनसूबों का इफ्तिताह किया, कुछ पर ब्रीफिंग ली और अपने खिताब में उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि वो अपनी कौम को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने महंगाई बढ़ने की वजह मनी लॉन्ड्रिंग को करार दिया और ये भी बताया कि हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाएं। गरीब ममालिक का मसला है कि जी उनके जो करप्ट हुक्मरान हैं वो पैसा बाहर भेजते हैं। अब इसमें कोई शक भी नहीं है कि साबिका हुक्मरानों की जो लूट मार है और मरिंग है, इस वजह से हम FATF की ब्लैक लिस्ट तक पहुँचने वाले थे। लेकिन भला हो हमारे वज़ीर आज़म साहब का, जिनकी बसीरत और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की वजह से तकरीबन ये ख़तरा टल चुका है। और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े पुरुमीद हैं कि वो जल्द मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा भी कर लेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा ऐसा। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जैसा कि सिंध के दौरे पर हैं, आपको पता है, और ये साबिका हुक्मरानों को सिंध के मुहाज पर ललकार भी रहे कि साबिका हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से ये मुल्क इस हाल में पहुँचा। और प्राइम मिनिस्टर के बकौल साबिका हुक्मरानों ने ज़्यादा आसान रास्ता चुना और अपनी कुव्वत नहीं पहचानी। जब भी कोई बेसाखियों पर चलता है तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। और इमरान खान साहब ने क्या कहा कि बजाय अपनी सलाहियत पर एतमाद करने के, जो साबिक हुक्मरान थे इमदाद के रास्ते पर चले गए। और इन्होंने साबिक हुक्मरानों की हिकमत अमली पर भी तनकीद की खुलकर, और शायद सही फरमाया, उन्होंने सही कहा। और मुझे इनकी हिकमत अमली वाली बात पर एक अभी मिसाल याद आई है। वो मिसाल क्या, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक शख्स तूफ़ान की आमद के पेश नज़र एक दरख्त के नीचे पनाह लिए खड़ा हुआ था। अब एक दूसरा शख्स पास से गुजरा तो उसने पास से गुजरते हुए कहा कि मियाँ, जब तूफ़ान आता है ना तो बिजली गिरने का इम्कान जो होता है ना दरख्तों पर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से हट जाओ, कहीं और जाके खड़े हो जाओ। अब उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा रब मालिक है। अब उसके बाद शख्स गुजरा, उसने भी यही नसीहत की कि कहीं और जाके खड़े हो जाओ। दरख्त के नीचे खड़े शख्स ने फिर यही जवाब दिया कि मेरा रब मालिक है। अब फिर एक तीसरा बंदा गुजरा, उसने भी यही कहा और दरख्त के नीचे खड़े शख्स का फिर यही जवाब था कि अल्लाह मालिक है। फिर क्या हुआ, तूफ़ान आया, बिजली गिरी और वो आदमी फौत हो गया। अब ये सारा मंजर एक खुदा का बंदा देख चुका था। उसने कहा कि इस बंदे का तो अल्लाह पर इस कदर ईमान था, फिर भी अल्लाह ने इसको क्यों ना बचाया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि वो जो 3 बंदे आए थे ना, वो 3 बंदे भी अल्लाह ने ही भेजे थे कि बच जाओ, मगर उस शख्स ने ना मानकर खुद अपनी तबाही की। अब इसी तरह जो साबिक जो हुक्मरान है, साबिका हुक्मरानों ने जो गलत पॉलिसीज़ अपनाई, यानी डॉलर को मसनूई तरीके से काबू किए रखा, कर्ज़ों पर कर्ज़े लिए, कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए, और इमरान खान साहब इन पॉलिसीज़ की मुखालफत करते रहे तब भी, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। फिर नतीजा क्या निकला, वही जो निकलना था कि जब ये हुक्मरान इक़्तिदार से गए तो सारा मुल्की निज़ाम ही बैठ गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब इसको समेटना चाहा तो मुखालिफिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरसने लगे कि ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं, ये निकम्मे हैं, ये वो हैं, ये हैं, ब्ला 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 ब्ला, इनसे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ना होंगी। अब सवाल ये कि ख़राब किसने की, अल्लाह के बंदो, ख़राब किसने की, इमरान खान ने या फिर उन लोगों ने जो खुद तनकीद कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो ये पड़ोसी मुल्क है ना भारत, ये कभी बर्दाश्त करेगा कि पाकिस्तान पाँव पे खड़ा हो। भारत आगे खींचना चाहता है और हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है और हमें तोड़ना चाहता है, हमेशा साजिशें करता है। यानी पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना तो है ही, लेकिन जो बैरूनी मसाइल है ना वो भी आपके सामने हैं, सर उठाए खड़े हैं। अब भारत की तरफ से इल्ज़ाम तराशी आपको पता कोई नई बात नहीं है। अब इस मोदी ने एक नया शोशा छोड़ दिया है, वो है क्या, ज़रा शेख रशीद साहब का क्लिप देखिएगा फिर मैं बताती हूँ।
अब भारतीय वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्या लगाया है कि जी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह इस्तेमाल की और भारतीय वज़ीर खारजा का पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की कोशिशों का एतराफ़ सबके सामने है। गर्ज के भारत ने अपने दहशतगर्दों और सहूलतकारों के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहा, लेकिन उल्टा एतराफ़ करने के बजाय भारतीय वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरहद के रास्ते दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में भेजता है, जिस पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सख्त रद्द अमल दिया और देना भी चाहिए था। क्या कहते हैं कि जी भारत अमन का दुश्मन है, झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना इसका वतीरा है। और क्या कहते हैं शेख रशीद साहब कि जिस सरहद पर बाढ़ लगी हुई है, सो इस वजह से मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भारतीय वज़ीर दाखिला के पास कोई सबूत है तो पेश कर दे। अब रही बात नाज़रीन मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की, तो मोदी के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा बात जानता है, तो पूरी दुनिया जानती है बात। अमित शाह ने ये बकवास की है ना कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजते हैं, जबकि हकीकत क्या है कि मोदी का कठपुतली वज़ीर दाखिला ही दरअसल मकबूजा कश्मीर में खूरेजी करवा रहा है। अमित शाह क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर को किसी का बाप भी नहीं छीन सकता, लेकिन अमित शाह को ये नहीं पता कश्मीर उसके बाप का नहीं है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मोदी जैसा गंदा जहन चाल चलकर कश्मीरियों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं और खुद मोदी कश्मीर का सगा बनने का नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। और अमित शाह ये बात अच्छे से जानते हैं और मैं तुम्हें मजीद याद करवा दूं कि तुम्हारे कहने से मकबूजा कश्मीर तुम्हारा हो नहीं जाएगा। जाकर पूछो कश्मीरियों से अगर हिम्मत है तो मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है ना, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछो कि वो खुद को भारत का हिस्सा मानते भी हैं या फिर नफरत करते हैं तुम लोगों से। लेकिन इतनी हिम्मत तुम में, तुम्हारे मोदी में आएगी कहाँ से? मोदी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो श्रीनगर में एक अवामी जलसा करे। अगर तुम लोग मकबूजा कश्मीरियों के हमदर्द हो, कहते हो कि तुम लोग हमदर्द हो, तो फिर उनके पास जाकर देखो ना, तुम्हें दिन में तारे ना नजर आ जाए तो फिर कहना। और ये पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम तराशियां करते हो, ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इल्ज़ाम तराशियां करने के बजाय तुम अपने गिरेबानों में झांक के देखो कि तुम लोगों की क्या औकात है, कहाँ खड़े हुए तुम लोग। और तुम्हारे जो ये डरपोक अजीत दोवल है, वो बलोचिस्तान पर हमले करने के आए रोज़ ख्वाब देखता रहता है। पाकिस्तान में घुसने के ख्वाब तो ये लोग पता नहीं कब से देख रहे हैं, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला भी इनके लिए सुबह शाम वाली बात है। डूब मरो शर्म से अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो। और पाकिस्तान मिर की अवाम की जान इन लोगों से छुड़वाना चाहता है, पूरी दुनिया जानती है। इस भारत से, इनके दरिंदों से पाकिस्तान कश्मीरियों को बचाना चाहता है। पाकिस्तान कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे निहत्ते कश्मीरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएं। और मोदी बड़ा ये अमन पसंद बनता फिरता है, ड्रामे करता है, नाटक करता है। और इस नाम नेहाद अमन के ठेकेदार का हाल अगर आपने देखना ना, ज़रा क्लिप देखिए, चलाइएगा। क्या हो रहा है दिल्ली में, हाजो स्कैम बना हुआ है और वहाँ पे जो हिंदुत्वा गैंग है ना, इसने स्कैम के खिलाफ एहतजाज किया कि ये हज कैंप क्यों बनाया गया है। अब इसीलिए मोदी के जो कट्टर हिंदू सोच रखने वाले चमचे हैं ना, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। यानी ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिसमें ज़बरदस्ती मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। देख लें आप इनका हाल। यानी मोदी मुस्लिम अक्सरियती इलाके अकलियत में बदलने की बाकायदा कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर रहा है। लेकिन मोदी अपने अंदर का जो भेड़ी है वो छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। जैसे कि मैंने कल भी एक मिसाल दी थी आपको नाज़रीन कि अपना गंद छुपाने के लिए चाहे लाख उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाए, लेकिन गंद पर कपड़ा डालने से गंद से उठने वाला ताफून नहीं रोका जा सकता। अब मोदी ने कह लें कि जगह जगह अपनी गंदी सोच का जो गंद है वो अमली तौर पर प्रैक्टिकली पूरे हिंदुस्तान में फैला दी है और इसको छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है दहशतगर्दी के। लेकिन भला हो वज़ीर आज़म साहब का, जिन्होंने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि मोदी असल में है क्या, इसकी औकात क्या है, इसकी असलियत क्या है। और यही वजह है कि ये पहली बार हुआ कि मोदी को बैनुल-अक़वामी जरीदों में हिटलर लिखा गया, हिटलर। और मोदी खुद एक बहुत बड़ा गंद है, सब जानते हैं। इसीलिए मोदी पाकिस्तान पर उंगली उठाने से मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। कीड़े मकोड़ों और चूहों की तरह ये जो हिंदुस्तान है, लिटरली कीड़े मकोड़ों और ये चूहों की तरह ये हिंदुस्तान घुसकर अमन बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाता है। ये है इनकी औकात। कौन नहीं जानता कि अफगानिस्तान की सरजमीन के रास्ते भारत ने पाकिस्तान में कितनी कार्रवाइयाँ कराई।
अगला क्लिप देखिएगा। सुना इस क्लिप से बात वाजे हो जाती है, बिल्कुल क्लियर कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते पहले भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है और अब भी इसी मौके की तलाश में कि वो अफगानिस्तान के रास्ते से किसी तरह से पाकिस्तान के अमन को तबाह करे या बर्बाद करे, कोशिशें कर, लेकिन अब इसका मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान का जो मंजर है वो खुद बदल चुका है और भारत के हाथ से कहने के अफगानिस्तान का जो कंट्रोल है वो निकल भी चुका है। मोदी कहता है कि पाकिस्तान भारत और कश्मीर में मुदाखलत की कोशिश कर रहा है, जबकि मोदी तुम्हें तो ये बताना चाहिए कि तुम कुलभूषण जैसे जासूसों के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत करते हो, जिसके सबूत है हमारे पास। कुलभूषण जिंदा सबूत है, जीता जागता सबूत है। और ये अभिनंदन क्या करने आया था पाकिस्तान में? भारत को पाकिस्तान का जो अमन है ना वो एक आंख नहीं भाता, इसलिए हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इनके सर पे ये जुनून होता है कि पाकिस्तान का अमन किसी तरह से तबाह किया जाए। यानी पाकिस्तान इनके हवासों पर सवार है हर वक्त, और पाकिस्तान को ये सोचते रहते हैं कि किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए, और हर बार ये मुंह की खाते हैं और आइंदा भी ये मुंह की ही खाते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, कराची के अवाम को पानी की फराहमी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है और K4 मनसूबा एक दहाई से तातुल का शिकार भी रहा है। अब वफाकी हुकूमत इस मनसूबे को मुकम्मल भी कर रही है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पर कहा कि कराची के शहरियों को साफ़ और वाफिर पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए तकनीकी और जमाली तौर पर मुमकिन तरीके हैं वो बरोए कार लाए जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी की है कि वो तमाम मनसूबों की तकमील मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाएं। अब दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब कराची को कुछ घंटे देते हैं, हम तो कहते हैं वो आएँ, लेकिन वो जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल भी करें। अच्छा, तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटिव कराची मुर्तज़ा वहाब भी कहते हैं कि जी 2018 से कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन शुरू हो रही है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2018 में ऐलान किया था कि 6 महीने में ये मनसूबा शुरू हो जाएगा। अब 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक ग्रीन लाइन नहीं चली। विफाक को ऐलान करने से गुरेज करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अब विफाक और सिंध कहने के आमने सामने हैं और ये जो शिकवा और जवाब शिकवा का सिलसिला बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PTI से खुरम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका खुरम साहब वक्त देने के लिए, और पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुरम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सिंध हुकूमत को विफाक से बहुत सी शिकायत हैं, आपको भी पता है, और ये शिकायत के लिए मनसूबों का ऐलान करके चले जाते हैं लेकिन जो ऐलान करते हैं उन पर अमल नहीं किया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, इनकी शिकायतों को क्या करना है हमने, इनका तो अब रोना धोना बड़ी ज़ोरों से शुरू होगा। अच्छा है थोड़ी बहुत ये प्रैक्टिस कर लें, आने वाले दिन इनके लिए अच्छे नहीं हैं। देखिए, असल में बात यह है कि हमारी कोई सिंध हुकूमत के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है। हमारी जो आपस में एक जंग जैसा समा है वो आवाम की खिदमत के ऊपर है, आवाम के मसाइल हल करने के ऊपर है। 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर है और इस 13 साल के अंदर सूबे सिंध के लोगों के पास पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, बच्चों के पास स्कूलों में तालीम नहीं है, हस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है, सड़कों के ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुत्ते काट जाएं तो उसके लिए आपके पास वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है, उसके लिए कोई निज़ाम नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, शहर भर के अंदर आपको गंदगी के, बल्कि सूबे भर के अंदर आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। और आलम यह है कि जो आज या कल में जो मीटिंग हुई है इनकी कैबिनेट मीटिंग, उसके अंदर कैबिनेट ने ये डिमांड किया है नैब से कि 1.58 अरब रुपए जो नैब ने वॉलंटरली रिटर्न के अंदर जो रिकवर किए हैं सिंध के अंदर लूट मार के, अब वो कहते हैं कि वो उनको वापस कर दिया जाए ताकि वो भी करप्शन के नज़र हो जाए। सो हमारी पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी तो बस ये परेशानी है कि सूबा सिंध दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। आज KP तरक्की कर रहा है, आज बलूचिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है, आज पंजाब आगे निकल रहा है, आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोग लाखों की तादाद के अंदर सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर खुशहाली है।
हम ये चाहते हैं कि जिस तरह बाकी सूबे तरक्की करें, सूबा सिंध भी हमारा आगे निकले ना। चाहे हमारी पार्टी की जो हुकूमत है, चाहे पंजाब के भी दूसरे शहरों में सूबों में हो, लेकिन मेरा तो जो दिल धड़कता है वो तो सूबे सिंध के साथ धड़कता है। चाहे जितने सूबे तरक्की कर जाएं, मुझे तो अपने सूबे सिंध के अंदर रहना है ना, मुझे तो सूबे सिंध के लोगों ने वोट दिया है। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा सूबा सिंध भी उसी तरीके से तरक्की करे जिस तरीके से बाकी सूबे कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर यकीन है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहेगी, इस सूबे में बेहतरी नहीं आएगी। उसकी वजह ये कि ये इनका 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर। ये 13 साल से कंटिन्यूस बेसिस पे इस सूबे के अंदर इक़्तिदार के अंदर हैं। अच्छा, परेशानी सिर्फ कराची के अंदर नहीं है, जहाँ से आसिफ अली जरदारी साहब जीत कर हैं नवाब शाह से, वहाँ पर भी नहीं, मेरी गुजारिश है कि जहाँ से जरदारी साहब जीत कर हैं वहाँ पर भी यही बुरा हाल है, जहाँ से बिलावल जरदारी साहब जीत कर आए वहाँ पर भी यही रोना है, जहाँ से चीफ मिनिस्टर जीत कर आए इनके उधर भी यही हाल है, जहाँ से तैमूर साहब खुद जीत कर आए उधर भी यही हाल है। सो कराची शहर के तो सिर्फ ऐसे हालात नहीं है ना, सूबे भर के अंदर बुरे हालात हैं। यहाँ तो चलें मीडिया है और ये सारी चीज़ें हैं कि चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, वरना तो हालात ये हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म दे दिया। नहीं तो इनके कोविड की वैक्सीन आपको मिल गई, ये नहीं तो यहाँ तो कुत्ता भी काट जाए तो आपके पास रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है। अगर इसमें से कोई एक बात मैंने गलत किया तो आप मुझे चैलेंज करें, मुझे बताएं। गंदम इनकी अरबों रुपए की गंदम जो है वो गायब हो जाती है, कहते हैं चूहे खा गए। ठीक, अच्छा खुरम साहब, तैमूर साहब से इन बातों का मेरे ख्याल से जवाब ले लेते हैं। तैमूर साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल फिलहाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुरम साहब ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, आपके पास क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया डॉक्टर फिजा आपका कि आपने मुझे सदियों के बाद अपने शो में याद किया। लास्ट टाइम आया था तब मेरे बाल काले थे, अब सफ़ेद हो गए। खैर, आते हैं बात शेर जमान की। तो आज मेरे साथ वो बंदा कर रहा है पीपल्स पार्टी गवर्नेंस के बारे में, जो खुद मुफ्त इलाज कराता है, सिंध की सारी फैसिलिटीज़ का मज़ा लेता है, जो हमने रोड चमका दिए हैं, उन पे घूमता फिरता है। हमारे जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं सिंध में है पूरे पाकिस्तान के, वो बात कर रहा है। और वो शख्स जो अभी तक 14 में से 12 सीटें हार चुके हैं बाई इलेक्शन में, यहाँ तक कि इनको कराची के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। फैसल वाडा यहाँ पे नंबर 1 आया था जब इलेक्शन जीत के आया था, जब भी इसने बाई इलेक्शन करके और फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो पहले से अवाम ने उसे लात मार के 6वें नंबर पे भेज दिया। देर पीटीआई डाउन 5th और 6th नंबर, पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं अपनी जो है सीटों की मेरे से और यहाँ पे इनकी स्कीमों की। तो पहली बात तो ये हिसाब देखो, सिंध का पानी ये दे देते हैं दूसरे सूबों को, ये कहाँ का इंसाफ है? और जो हमारा शेयर हमें नहीं मिलता वो भी दूसरे सूबे में चला जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है? तो अगर ये सोचते हैं इन चीज़ों की बुनियाद पर ये सिंध की गवर्नेंस जो कि मुराद अली शाह साहब की गवर्नेंस है उसको कंपेयर करते हैं बोजदार की गवर्नेंस के साथ, जिसको इनके अपने MNA MPs क्या बातें करें। और अब ये मुकाबले के लिए लेके आए हैं कराची में अरबाब गुलाम रहीम को। अरबाब गुलाम रहीम साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि हम पड़ोसी हैं। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट मेरा डिस्ट्रिक्ट थरपारकोट, उनका बीच में एक बॉर्डर है, बस हमारा आमने सामने मिले हुए, लोग भी सारे मिले हुए। वो अभी 3 साल पहले इलेक्शन में खड़े हुए थे अपने इलाके से, अपने गांव से। एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध एक 25 साल के अपने भतीजे से, नौजवान भतीजे से इलेक्शन हारे बड़ी लीड के साथ। उसके बाद 6-7 महीने पहले वो फिर आगे खड़े हुए इलेक्शन में उमरकोट से, आफ्टर थरपारकर। यहाँ पर उन्हें कोई 30,000 की लीड से, यहाँ पर भी एक 27 साल के बच्चे से, नौजवान हमारे नए उभरते स्टार से जो है ये इलेक्शन हार के हैं। तो पूरी दुनिया के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो खान साहब लेके आ गए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। अब ये बातें करके कि आवाम को नहीं बहला सकते। आपको पता है डॉक्टर फिजा और मुझे पता है कि बात जो आम आदमी है, जो वाइट कॉलर्ड मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो इनको बददुआएं दे रहा है। जो उन्होंने वर्स्ट किस्म का करप्शन की है और जो इन लोगों ने इन्फ्लेशन की है, वो सब लोगों के सामने। इन्हीं की अलीमा बाजी 40 अरब रुपए डिक्लेयर कर देती है एमनेस्टी में कि मैंने दर्जी का काम करके सीखे। यार मेहरबानी करो खुरम जजमा, मेरी पार्टनरशिप करा दो यार। मुझे बताओ ये कैसे जो है दर्जी के काम में आप 40 अरब रुपए लेके और आप लोग यहाँ पर अपने अकाउंट में डालते हैं। एमनेस्टी तो आपको देनी नहीं थी, तो आपका बयानिया नहीं है। आप सिंध को छोड़ दें, आप हुकूमत में पहली और आखिरी बार आए हैं, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है और अवाम को भी पता है जो आपको अभी तक झेल रही है। लिहाजा अब बड़े ख्वाब ना देखें, आप मेहरबानी करके ला दें।
कुछ कीमतें कम कर दें। अच्छा, ये तो आप दोनों इतने आमने सामने आ गए कि मुझे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपने भी इतनी बातें कर दी। खुर्रम साहब जी, क्या जवाब है आपके पास? नहीं, देखें, किसी पे पर्सनल अटैक्स करना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो जो बातें आपको हाईलाइट की हैं वो सिंध के लोग जो परेशानी देख रहे हैं, जो मसाइल हैं, वो मैंने आपसे बात कही हैं। उसके साथ साथ देखें, मैं आपके शो के ज़रिए ये ज़रूर आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहूँगा, कराची शहर के लोगों को, सूबे सिंध के लोगों को, कि 18वीं तरमीम के बाद जो कि इन्हीं के आसिफ अली जरदारी साहब के दौर के अंदर ये NFC आया था, उसके बाद तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं फराहम करना सूबाई हुकूमत के हैं। जैसे कि पीने का पानी हो गया, स्कूलों में तालीम हो गया, सीवेज का निज़ाम हो गया, सड़कें हो गई, बसें हो गई, ये सारी जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत की हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KP हो, चाहे सूबे सिंध का हो। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची शहर के अंदर अपने MNAs MPs के ज़रिए SDG गोल्स के तहत 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची शहर की अंदरूनी इलाकों के अंदर लगाए। उसकी वजह ये कि लोगों को डिलीवरी सूबे सिंध की हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही थी, और इसकी इंडोर्समेंट इनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने की पिछले दिनों, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया का कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं होगा जो गली नालियाँ बनाता है। तो गली नालियाँ बनाने का रीज़न ये है कि हमें कराची के लोगों ने वोट दिया, कराची के लोगों ने ट्रस्ट किया, तो हमें डिलीवर करना है। उसके साथ साथ मैं आपके चैनल के थ्रू ज़रूर कराची के लोगों को बताना चाहूँगा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर जो 6 फ्लाईओवर्स बने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए। पिछले दिनों लास्ट मंथ जो आपने देखा कि हमने 52 फायर ब्रिगेड्स कराची शहर को दी, वो जिम्मेदारी इनकी थी। फैक्ट्रियों में आग लगती थी, लोगों के घरों में आग लगती थी, फायर ब्रिगेड्स कैपेबल नहीं थी, आ नहीं पाती थी, जल के राख हो जाती थी, हमने दी, हमारा काम नहीं था। हमने यहाँ पर इनको, जब बारिशें होती थी तो पूरा शहर जो है वो डूब जाता था, और जब शहर डूबता था उसकी वजह ये थी कि नाले कचरों से भरे हुए थे। आज कराची के जो 3 बड़े नाले हैं, गुजर नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला, और उसके साथ साथ आपका औरंगी महमूदाबाद नाला, वो हम बना रहे हैं 33 अरब रुपए खर्च करके। हमने रीसेटलमेंट भी कर रहे हैं, उसके एतराफ़ में रोड भी बना रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे दीवारें भी खड़ी कर रहे हैं। ये गुजारिश के साथ ये हमारा काम नहीं था। आज हम फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। K4 के बारे में मैं आपको बताऊं, कराची का जो पानी का इशू है, 13 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर 25 अरब रुपए खर्च किए। 25 अरब रुपए, स्टार्टिंग फ्रॉम इनके ओएस मुजफ्फर टप्पी जो इनके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, उसके बाद नासिर शाह आए, उसके बाद इनके जाम शोरो आए, उसके बाद इनके सईद गनी आए, फिर वापस नासिर शाह आए। 13 साल के बाद इन्होंने बोला कि जो हमने 25 अरब खर्च किए वो ज़ाया हो गए क्योंकि डिज़ाइन गलत था। अब वज़ीर आज़म साहब कराची के लिए K4 बना रहे हैं वापडा के थ्रू। ये हमारा काम तो नहीं है, तो इनका काम था, हमने बनाया। उसके साथ साथ आप देखें कि नेपियर रोड, कराची का इतना बड़ा रोड तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाया, वज़ीर आज़म साहब ने। मंगू पीर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, पिछले 2 महीने पहले वो इनॉग्रेट हुआ, वो मुकम्मल होने जा रहा है। K4 का जिक्र किया, जरा खुर्रम साहब आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहूंगी। आप जरा इस मंसूबे के हवाले से भी ना, K4 मंसूबे के हवाले से जो प्लानिंग है वो जरा प्लीज नाज़रीन को आगाह कर दीजिएगा, क्योंकि कराची के अवाम, आपको पता है कि पानी की फराहमी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। K4 मंसूबे के हवाले से हुकूमत ने प्लानिंग की है ना, उसके हवाले से ज़रा आगाह कर दीजिएगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी प्लानिंग है कि इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना था जो कि तकरीबन 12 साल पहले बना था। 13-12 साल तक इसके ऊपर 25 अरब रुपए खर्च हुए। जब 25 अरब खर्च हो गए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि डिज़ाइन गलत बन गया है और अब हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हमने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की कि वज़ीर आज़म साहब, हम किसी भी हाल में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये 13 अरब रुपये 25 अरब इनको मिले थे, ये भी पिछली वफाकी हुकूमत ने इन्होंने दिए थे। अब वापस यही प्लान था कि आधे इनके आधे हमारे। हमने हाथ जोड़े वज़ीर आज़म साहब के साथ कि वज़ीर आज़म साहब, इनके साथ मिलकर खर्च नहीं करना। K4 हम पूरा मुकम्मल करेंगे ताकि अगर कोई ब्लेम आएगा तो पूरा हम पे आएगा। सो बेसिकली ये काम अभी वापडा को दे दिया गया है, और वापडा ने इसकी जो टाइमलाइन दी है वो 2023 के दिसंबर तक दी है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 से 3 महीने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इस बात पे हम यकीन कर सकते हैं कि वापडा जो कि डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो इस काम को सही तरीके से मुकम्मल करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि 2023 के दिसंबर तक अगर वापडा इंशाल्लाह मुकम्मल कर देता है, उसके बाद आगे सिस्टम बिछाना तो इनका काम है ना। तो एक तरफ वापडा तो काम कर रहा है K4 के ऊपर,
क्या सिंध हुकूमत ने काम शुरू कर दिया उसके पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए? देखें, गुजारिश है कि पहले तो ये होता था कि डिफेंस और क्लिफ्टन में रोना होता था कि पानी नहीं है, लेकिन आज तो ना नाज़माबाद के अंदर पानी है, ना आज लियाकताबाद के अंदर पानी है, ना आज गार्डन के इलाके के अंदर पानी है, ना सदर के अंदर पानी है, ना आपको लियारी के अंदर पानी मिलेगा। हाँ, पानी ज़रूर मिलेगा आपको। आप एक फ़ोन कॉल करें, 5,000 रुपये टैंकर को दें, वो टैंकर आपके घर के दरवाजे पे 2 घंटे में पानी पहुंचा देगा। अभी मैंने आधे घंटे पहले बात आइलैंड के इलाके से एक एहतशाम साहब है, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा खुर्रम साहब हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं आता है, हम सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक रोना है हमारे पास कि पानी नहीं आता। सो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो सियासी जमात 13 साल इक़्तिदार में रहने के बाद 5वां दौर सूबे सिंध के अंदर वो आवाम को अगर पीने का पानी फराहम नहीं कर सकेगी, तो आप समझती हैं कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को डिलीवर किसी और काम में कर सकें? कुत्ते काट जाते हैं, रेबीज़ की आपके पास मेडिसिन नहीं है, पहली बात तो कुत्ते ही नहीं होने चाहिए। लाड़काना शहर के अंदर एड्स के मरीज़ इतने हैं कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दुनिया में देखा जा रहा है कि भाई लाड़काना के अंदर क्या ऐसी बीमारी आ गई है, क्या मुसीबत आ गई कि एड्स ही एड्स हैं। थर के अंदर बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, कोई निज़ाम ही नहीं है उसके अंदर। मतलब वो कुछ तो बताएं कि आपने कुछ किया हो, कहीं हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद करें कि हम सिंध के शहरी हैं, हमारी कहीं इज़्ज़त है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, जो सिंध का म्यार आता है करप्शन के अंदर, वो सबसे ऊपर आ जाता है। गंदगी के अंदर अगर देखा जाए कराची के अंदर, तो कराची दुनिया का गंदा तरीन शहर आया, पिछले दोनों रिकॉर्ड आया उसका। बड़े बड़े सर्वर्स ने, मैंने नहीं, दुनिया भर के अखबारात ने लिखा। उसके बाद पिछले दोनों एक सर्वे आया कि कौन सा ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सबसे तबाही का शिकार है, कराची शहर। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरी क्या जिद है? मेरी कोई लड़ाई है तैमूर तैलपुर से? मेरी कोई पीपल्स पार्टी से लड़ाई है? मेरी लड़ाई इनसे सिर्फ सिंध के लोगों के लिए है। वो लड़ लेने, उन्होंने मुझसे जितना लड़ना है ये जीत के दिखा दें मुझसे। ये खुर्रम साहब ने, ठीक है, खुर्रम साहब ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ों के जवाब ज़ाहिर बात है बहरहाल आप लोग भी दे सकते हैं। अब आपके मुखालिफिन हैं, आपके बिल्कुल सामने खड़े, आपसे वाकई सिंपल ये सवाल पूछा जा रहा है कि सिंध में मुसलसल आप लोगों की हुकूमत रही है, लेकिन सिंध के मसाइल का जिम्मेदार आप लोग 2 सेकंड नहीं लगाते, विफाक को करार दे देते हैं। मतलब एक हर इंसान ये सोचेगा ना कि हुकूमत आपकी और मसाइल के जिम्मेदार दूसरे, ये कैसे? पहले तो मैंने एक बहुत ही मासूमाना सा सवाल पूछा था, खुर्रम मुझे जवाब दो भी 40 अरब रुपए मेरी अलीमा बाजी ने कहाँ से लिए और कौन से दर्जे का काम था? चलिए मुझे फ़ोन पे बता दीजिएगा, बाद में इस टॉपिक पे नहीं आते। अच्छा, अब बातें जितनी हमारी रोड्स की स्कीम जो हमने अभी ताज़ी बनाई है, उन सबको ने PM साहब के डाल दिया खाते में। हमारी जिम्मेदारी तो हम पूरी करें। गवर्नेंस आपको चाहिए, बेस्ट गवर्नेंस है। आप किसी भी पंजाब के बंदे से पूछे, वो कहता है जी एक गवर्नेंस थी शहबाज शरीफ की जो हम देखते थे, एक गवर्नेंस अब मुराद अली शाह की जो हम देखते हैं, और कहीं इनकी PTI के ऊपर गवर्नेंस आपको नजर नहीं आएगी। आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि आपके पंजाब से KPK से लोग आते हैं सिंध में इलाज कराने, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, यहाँ पर कोई ड्रामेबाजी नहीं है और कोई हमारे पास खर्च पे पाबंदी नहीं है। जिसका इलाज हो वो हम करते हैं। अगर लेजर नाइफ है जो मुफ्त इस्तेमाल हो रहा है, दिन में 10-10, 20-20 प्रोसीजर कर रहे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में, आपके पंजाब में एक भी नहीं है। आप बात करें वैक्सीनेशन की, पंजाब की पॉपुलेशन हमसे डबल है, पर सिंध में अभी तक जो है आपको हाईएस्ट वैक्सीनेशन रेशियो है। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम सिंध में कर रहे हैं हमारे सूबे के अंदर, और पूरे पाकिस्तान में जो हाईएस्ट टेस्टिंग हो रही है कोविड की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अब रह गई बात इनके प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं आपको बड़ा शॉर्टली बता दूं कि अभी पैसे रखे ओल्ड स्कीम में प्राइम मिनिस्टर ने, ये वफाक का काम होता है, सूबे का काम नहीं होता, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के थ्रू जनाब आला ने 36 अरब दिए हैं जी, पंजाब को 42 अरब दिए हैं जनाब KPK को, और सिंध को दिए 7 अरब। ये कहीं की शराफत होती है। और आगे फिर हम जो एक सिलसिला होता है, हमेशा बड़ी नेशनल हाईवे की स्कीम्स होती हैं, हम मांगते हैं, सूबा मांगते हैं, वफाक देता है। तो सिंध ने मांगी 15 स्कीमें, हमें मिली निल बटा निल, 0। 1 अरब क्या 1 रुपया नहीं डाला हमारी नई स्कीम में। और वहीं पर पंजाब ने मांगी 15 स्कीमें, एक लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि 15 की जगह पे उन्होंने दे दिए रोड सेक्टर की 18 स्कीमें, और जो पैसे मांगे उससे 20 अरब ज्यादा दे दिए। आपके KPK में 66 न्यू स्कीम्स। तो ये देखिए ना, ये चीजों से आपको पता चलता है कि इनको ना सिंध में आसरा है, ना इनको उम्मीद है, और इसीलिए ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। 3 साल में 3-4 बार तो आया होगा खान इनका, तो इनके खान ने आके बातों के सिवा किया क्या है? एक चीज कोई मुझे बताएं जो वाकई हुई हो, जिसका ये जिम्मा उठा के मैं लेके मेरे ज़हन में भी सवाल, ठीक है
ठीक है खुरम साहब, आपने तैमूर साहब की बातें भी सुनी, उनका भी जवाब आप दे सकते हैं। दूसरी बात है कि खुरम साहब देखें, तनकीद करने का फिर मौका मिलता है ना मुखालिफिन को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2018 में ऐलान किया था और 6 महीने का वक्त बताया था कि 6 महीने में ग्रीन लाइन मनसूबा शुरू हो जाएगा। अब वो 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ग्रीन लाइन नहीं चली है। तो फिर तनकीद तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। देखिए होता यह है कि यहाँ पे ड्रामेबाजियाँ इस तरीके से की जाती हैं, झूठ ऐसे तरीके से कहा जाता है कि वो सच लगने लग जाता है। देखें, ग्रीन लाइन बनाना हमारी जिम्मेदारी कभी भी नहीं थी। ग्रीन लाइन जो स्टार्ट की गई थी वो PMLN के दौर में स्टार्ट की गई थी, और PMLN और पीपल्स पार्टी का ये एग्रीमेंट था कि PMLN की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाना था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बसेस लेकर आनी थी, इसका IT सिस्टम बनाना था और इसको ऑपरेट करना था, क्योंकि इन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये ट्रांसपोर्ट हमारे अंडर आता है, इसलिए हम इसे करेंगे, आप हमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई वफाक में, तो ये हमारे पास आए और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, ये रिकॉर्ड का हिस्सा चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ग्रीन लाइन की बसेस, उसका IT सिस्टम और उसको पूरा मुकम्मल करके उसको फंक्शन करके हमें दिया जाए, और 3 साल के बाद हम उसे टेक ओवर करेंगे। ये बात हमें 2018 में जब हम आए, जब हमें कही गई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने में IT सिस्टम भी आ जाएगा, 6 महीने में बसेस भी आ जाएंगी, 6 महीने में जादू हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब काम करती है तो प्रोफेशनल्स को जो है इन्वॉल्व करती है, उसके टेंडर्स होते हैं। अगर टेंडर्स जिस बुनियादों पे डिमांड किए जाते हैं अगर नहीं होते तो री टेंडरिंग होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन उस तमाम प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज गवर्नर साहब ने ट्वीट किया था कि जो बसेस हैं वो चाइना पोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी हैं। ये आज की ट्वीट थी गवर्नर साहब की, अब ज़रूर अगर हो सके तो दिखाएं। चाइना पोर्ट पे बसेस पहुंच चुकी हैं जो कि ट्रायल बेसिस वाली हैं, वो आ जाएंगी होपफुली नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक पे। फिर उसकी ट्रायल स्टार्ट होंगी, उसके बाद उसने फंक्शन करना है। ऐसे थोड़ी कि बस आपने कहा और वो जादू से हो गया। सो देखें, वज़ीर आज़म साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पीपल्स पार्टी में जो दोस्त हैं वो भी बहुत तारीफ़ करते हैं। आज पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आपके सामने है। क्यों आज से पहले पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं हुई? आज पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। आज पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो मेयार, जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती है वो आपके सामने है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज से पहले भी बहुत कुछ बोला गया था, इनके दौरों के अंदर भी बोला गया था, नवाज़ शरीफ के दौर में भी बोला गया था, किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो मेरे वज़ीर आज़म को अता फरमाई, जिसने मेरे प्यारे नबी के लिए जंग लड़ी। उसके साथ साथ कश्मीर कॉज के ऊपर अगर कोई लड़ा तो मेरा वज़ीर आज़म लड़ा, जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जाके कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ उठाई। मैं आपको कितनी एग्जांपल्स दूं? मैं तो आप मुझसे शो करें, मेरे साथ बैठ के 2, ढाई घंटा 3 घंटा करें, नॉट बिकॉज इमरान खान इज़ माई प्राइम मिनिस्टर और मैं उसका वर्कर हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ अटैच्ड हूँ जिसके लिए मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो हमें, हमारे मुल्क को कहीं लेके जा रहा है। कोई पॉलिसी तो बन रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात से गर्ज नहीं है कि उनके बाद PTI का क्या होगा, उनको इस बात से गर्ज है कि उनके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, उनको इस बात से गर्ज है कि मैंने पाकिस्तान की पॉलिसी बनानी है, चाहे जो आए कम से कम एक पॉलिसी बन जाएगी, पाकिस्तान एक मंजिल की तरफ तो निकलेगा। आज से पहले तो हमारे पास कोई मंजिल ही नहीं थी। हमने देखा था कभी जरदारी दौर के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं, नवाज शरीफ दौर के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं। सरे पैलेस के इमरान खान के थे, दुनिया भर के अंदर जो बिजनेस किए, जो प्रॉपर्टीज लिए वो इमरान खान ने लिए। ये कभी बताए दो सही, खरबों रुपए, नॉट अरबों रुपए, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बिलावल जरदारी को। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मैं एक आखिरी सेंटेंस, आखिरी चीज, खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो हैं डॉलर्स के अंदर बिलावल जरदारी को विरासत में मिली है। कोई बता सकता है इनके बाद विरासत में खरबों रुपए, खरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? ये आपका और मेरा पैसा है ना, ज़मीन में से तो नहीं, दरख्त ने उगा कि इनको खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ पूरी दुनिया में दे दी। सो मैं आपको बता दूँ आखिर के अंदर कि आपके पास और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इमरान खान के। ये आखिरी होप है जिसके साथ हम सब ने खड़ा होना है अगर पाकिस्तान को आप तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। बाकी ये जो बाकी सियासी जमातें, आप मुझसे किसी कागज़ पे लिख लें, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए अगर किसी ऑपोजिशन ने सामने आना है, कोई नई सियासी जमात आएगी, इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये इमरान खान से मुकाबला करेंगे। ठीक है, ठीक है। तैमूर साहब आपका लास्ट कमेंट। जी, लास्ट कमेंट। साहब के बारे में बड़ी उन्होंने बातें की,
मुझे उससे याद आया, मुझे 2 दिन पहले मेरा दोस्त है, हम लंदन में साथ पढ़ते थे, उसका नाम है पॉल। उसने फोन किया, वैसे कहा, हु इज दिस इमरान खान? तो मैंने कहा इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डोंट यू नो दैट? कहते हैं मैन, इज ही द सेम गाय हु वाज सेइंग दैट इफ यू डोंट वुमेन डोंट वेयर प्रॉपर क्लोथ्स दे गोना गेट रेप्ड इन द कंट्री। तो ये है पाकिस्तान का इंप्रेशन जो इमरान खान ने पूरी दुनिया में दिया है। और जिन ये बात करें, बड़ा ये प्रोफेशनली काम करता है, जो बीआरटी पेशावर बना है उसका हशर, तो डॉक्टर फिजा आपको पता होगा, आप देखती हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो पहले उन्हें बता दिया सिर्फ पैसे कमाए, करप्शन किए, मयार से बिल्कुल गंदगी से नीचे गिर के इन लोगों ने किया है। और ये जो बातें करते हैं, हर बार एक नया झूठ, हर बार एक नया झूठ। अब लेटेस्ट जो है सो इनका यही झूठ जो आपको सुनने में अभी आया कि पोर्ट पे जो है खड़ी हुई हैं बसें निकलने के लिए चाइना से। तो ये तो 8 महीने पहले मुझे बताया था या 7 महीने उन्होंने कि भी कराची पोर्ट पे पहुंच गई हैं। तो ये कौन सी कश्ती है जो कराची के पोर्ट पे आके फिर वापस चली जाती है ज्यादा सामान लेने के लिए? अच्छा, साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 2-2.5 घंटे आप मुझे दे दें, वो भी कम पड़ेंगे। जाहिर बात है वफाक और सिंध में ये जो शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला है इतना लंबा है कि बाकी इसके लिए एक प्रोग्राम, वक्त भी खत्म हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, किसी और दिन आप लोगों को दावत देते हैं, मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये जो शिकवा और जवाब शिकवा सिलसिला चलता ही रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए डॉक्टर रूथ की याद में मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।